गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग नोबल एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज को कंटिन्यू देख रहे हो, तो उसी कड़ी में आज अपन जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर कि किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण हो रहा था, किस प्रकार से शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण हुआ, किस प्रकार से अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण हुआ। तो अपन ने युग्मक निर्माण की प्रोसेस को पढ़ लिया था। इसी कड़ी में आज अपना अगला टॉपिक है आंतरिक चक्र यानी मेंटल साइकिल। तो आंतरिक चक्र या मेंटल साइकिल क्या होती है? देखो, आंतरिक चक्र या मेंटल साइकिल मादा प्राइमेट्स में पाए जाने वाला वह चक्र जो एक निश्चित समय यानी 28 या 29 दिन की समयावधि के पश्चात पुनर्चक्रण दर्शाता है। तो उसे कौन सा चक्र कहा जाता है? आंतरिक चक्र कहा जाता है। तो 28 या 29 दिन की समयावधि के पश्चात जब आंतरिक चक्र की पुनरावृत्ति दर्शाता है, तो इस चक्र की जो प्रावस्थाएं होती है उनको अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? रसस्राव प्रावस्था, पुटकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तो होता क्या है? तो देखो, आंतरिक चक्र में जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है, तो मादाओं में यौवनावस्था के प्रारंभ में जब 12 या 13 वर्ष की उम्र होती है, तो उस समय गर्भाशय जो भित्तियां होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में कमी आने से गर्भाशय भित्तियां टूटकर तरल के रूप में मादा योनि के द्वारा बाहर की ओर स्रावित होती है। तो प्रथम बार जब रसस्राव की क्रिया प्रारंभ होती है तो उसको कहा जाता है मेनार्किया रजोदर्शन। क्या कहा जाता है उसको? मेनार्किया रजोदर्शन कहा जाता है। इसके पश्चात ये एक निश्चित समय के पश्चात मादाओं में क्या होता है कि अंड जनन की क्रिया एक निश्चित समय तक चलती है, वो पुण्य पीछे पड़ा है। तो एक निश्चित समय यानी 40 या 50 वर्ष की आयु के पश्चात मादाओं में ये क्रिया क्या हो जाती है? आंतरिक चक्र की क्रिया बंद हो जाती है। तो आंतरिक चक्र की क्रिया का बंद होना कहलाता है रजोनिवर्ती। क्या कहा जाता है इसको? रजोनिवर्ती कह दो या मेनोपॉज कह दो। तो रजोनिवर्ती और मेनोपॉज तो दोनों परिभाषा अपन बता सकते हैं कि यौवनावस्था में या किशोरावस्था में आंतरिक चक्र की क्रिया का प्रारंभ होना तो कहलाएगा रजोदर्शन, और इस क्रिया का समाप्त होना क्या कहलाएगा? रजोनिवर्ती कहलाएगा। तो स्त्रियों में रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ती का जो मध्य का काल होता है, उस मध्य के काल को कहते हैं स्त्रियों का जनन काल। कौन सा काल कहा जाता है स्टूडेंट्स? जनन काल कहा जाता है। तो किसे कहेंगे मादाओं का जनन काल? रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ती का जो मध्य का काल होता है उस काल को कौन सा काल कहा जाता है? जनन काल के नाम से जाना जाता है। अब अपन इस आंतरिक चक्र की अपन ने जो 4 प्रावस्थाएं पढ़ी है, तो 4 प्रावस्थाएं कैसी होती है, किस प्रकार की ये क्रियाएं संपन्न होती है? तो सबसे पहले इनमें अपन देखते हैं कि सबसे पहली प्रावस्था इसमें जो रसस्राव प्रावस्था है। तो रसस्राव प्रावस्था की जो समयावधि होती है वो 3 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की। इस प्रावस्था में क्या होता है कि इस प्रावस्था में गर्भाशय भित्तियों का ह्रास होता है, और गर्भाशय भित्तियां ह्रासित होकर तरल के रूप में मादा योनि के द्वारा बाहर की ओर जो स्रावित होगी, तो मादा योनि के द्वारा बाहर की ओर स्रावित होने की जो प्रावस्था होती है कौन सी प्रावस्था कहलाती है? रसस्राव प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, जो आंतरिक चक्र का प्रथम प्रावस्था है, जिसकी समयावधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन की होती है। क्लियर? इसके बाद अब ये गर्भाशय भित्तियां क्यों टूटती है? पीछे मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में कमी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में अचानक कमी आने से ये गर्भाशय भित्तियां टूटती है। टूटते ही आंतरिक चक्र की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। दूसरी प्रावस्था इसमें अपन देखते हैं पुटकीय प्रावस्था। देखो, पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है कि पुटकीय प्रावस्था की समयावधि होती है वैसे 6 से लेकर 10 दिन की। तो पुटकीय प्रावस्था जो 6 से 10 दिन की होती है, तो इस प्रावस्था में क्या होता है? इस प्रावस्था के अंदर कि अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में तो क्या आती है? कमी आती है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है कि पहले जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलेशन जो कणिकाएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती है? प्राथमिक पुटक का निर्माण करती है। ये प्राथमिक पुटक परिवर्तित होकर निर्माण करता है द्वितीय पुटक का। द्वितीय पुटक में एक गुहा का निर्माण होता है, इसको कहते हैं गाहवर या एंट्रम गुहा। कौन सी गुहा कहा जाता है इसको? गाहवर या एंट्रम गुहा कहा जाता है। और इसके पश्चात जो किससे भरी रहती है? तरल से भरी हुई रहती है।
ये द्वितीयक पुटक परिवर्तित होकर निर्माण करता है किसका? तृतीयक पुटक का। और ये तृतीयक पुटक परिपक्व होकर निर्माण करता है ग्राफी पुटक का। तो तृतीयक पुटक क्या हुआ? परिपक्व, और परिपक्व होकर किसका निर्माण किया? ग्राफी पुटक का निर्माण किया। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफिक पुटक के निर्माण होने की प्रावस्था कौन सी प्रावस्था कहलाती है? पुटकीय प्रावस्था, जिसकी समयावधि कितनी होती है? 6 से लेकर 10 दिन की होती है। क्लियर? तो ये थी दूसरी प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था इसमें अंडोस्रक प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था कौन सी होगी इसमें? अंडोस्रक। तो अंडोस्रक में क्या होता है कि जब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय पुटकों का निर्माण हुआ, इन पुटकों से ग्राफी पुटक बना, तो ग्राफी पुटक बनता है तो इन पुटकों के निर्माण के समय पीयूष ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या करता है कि जब एलएच हार्मोन की मात्रा में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो जब एलएच हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि एलएच हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने को कहा जाता है एलएच सर्ज। क्या कहा जाता है इसको? एलएच सर्ज कहा जाता है। तो एलएच हार्मोन की मात्रा में जो ही वृद्धि हुई, तो एलएच हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होती है, इधर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में कमी आई, एलएच हार्मोन की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे ग्राफिक पुटक की भित्तियां क्या हो जाती है? टूट जाती है। और ग्राफिक पुटक की भित्तियों के टूटने के पश्चात इनमें निर्मित द्वितीय अंडाणु बाहर की ओर क्या हो जाता है? मोचित हो जाता है। तो द्वितीय अंडाणु का बाहर की ओर मोचन होना ही क्या कहलाता है? अंडोस्रक कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? अंडोस्रक। तो द्वितीय, तो परिभाषा कैसे देंगे इसके कि ग्राफिक पुटक से एलएच हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होती है, ग्राफिक पुटक की भित्तियां टूटती है, और ग्राफिक पुटक की भित्तियों के टूटने से द्वितीय अंडाणु बाहर की ओर क्या होता है? मोचित होता है। और द्वितीय अंडाणु का बाहर की ओर मोचन होना ही क्या कहलाता है? अंडोस्रक कहलाता है, जो सामान्यतः रसस्राव प्रारंभ के 14वें दिन होता है। सामान्यतः कब होता है? कि जब रसस्राव प्रावस्था प्रारंभ होती है उसके लगभग 14वें दिन। ठीक है, तो 14वें दिन कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? अंडोस्रक की। अब अंडोस्रक के पश्चात अगली प्रावस्था होती है अपनी पश्य अंडोस्रक या पित्तपिंड प्रावस्था। तो पश्य अंडोस्रक या पित्तपिंड प्रावस्था क्या होती है? तो देखो, पश्य अंडोस्रक या पित्तपिंड प्रावस्था में क्या हुआ कि जो ही ग्राफिक पुटक से द्वितीय अंडाणु मोचित हुआ, द्वितीय अंडाणु के मोचन होने के पश्चात अब जो ग्राफिक पुटक की जो कोशिकाएं होती है, ये परिवर्तित होकर किसका निर्माण करती है? पित्तपिंडकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पित्तपिंडकों का, यानी कार्पस ल्यूटियम का। तो पित्तपिंडक का निर्माण करेगी, इस कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगी। तो इन कार्पस ल्यूटियम की जो कोशिकाएं होती है वो किसका स्रावन करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। किसका स्रावन करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? जो ही पित्तपिंडकों ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि की, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये गर्भाशय जो भित्तियों का जो ह्रास हुआ था, कौन सी प्रावस्था में? रसस्राव प्रावस्था में, इन गर्भाशय भित्तियों का पुनः क्या करती है? निर्माण करती है। तो इन गर्भाशय भित्तियों का जब पुनः निर्माण होने लग जाएगा, तो पुनः निर्माण, अब पुनः निर्माण की जरूरत कहां पड़ती है? जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब द्वितीय अंडाणु का मोचन हुआ और ये मोचित अंडाणु का क्या हुआ? शुक्राणु के साथ में संलयन होकर युग्मनज का निर्माण किया। तो उस समय सहग्रहता के लिए, सहग्रहता को बनाए रखने के लिए गर्भाशय भित्तियों का पुनः निर्माण होना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्योंकि अगर गर्भाशय भित्तियों का निर्माण नहीं होगा तो किसका निर्माण नहीं हो पाएगा? अपरा का निर्माण नहीं होगा। और जब प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो भ्रूण का क्या नहीं हो पाएगा? परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए वापस किसका निर्माण करना पड़ता है? कि पित्तपिंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वापस किसका निर्माण करता है? गर्भाशय अंतःभित्तियों का निर्माण करता है। जब गर्भाशय अंतःभित्तियां बन गई और जब मोचित अंडाणु का क्या हो गया? संलयन हो गया, तो यहाँ सहग्रहता की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर इस मोचित अंडाणु का क्या नहीं हो पाता? शुक्राणु से संलयन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में फिर वापस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और ये पित्तपिंड क्या होने लग जाते हैं? हासित होने लग जाते हैं। तो पित्तपिंडकों का हासित होना कहलाता है कार्पल्स एल्बिकेंस। क्या कहलाता है पित्तपिंडकों का हासित होना? कार्पल्स एल्बिकेंस कहलाते हैं। और ये पित्तपिंडक वापस हासित होकर वापस गर्भाशय जो भित्तियां बनी थी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, तो ये गर्भाशय भित्तियां वापस क्या होने लग जाती है? हासित होने लग जाती है। तो इन गर्भाशय भित्तियों के पुनः हासित होने से वापस कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है?
रसस्राव क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पिंड प्रावस्था है, जो पश्य अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था होती है, इसकी समयावधि होती है लगभग 13 से 15 दिन की। ठीक है, और इस तरह से एक आंतरिक चक्र की जो चारों प्रावस्थाएं हैं, इनको संपन्न होने में समय लगता है लगभग 28 या 29 दिन का। और तो 28 या 29 दिन की समयावधि के पश्चात वापस कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है? रसस्राव। तो एक आंतरिक चक्र की क्रिया को संपन्न होने में लगभग 28 या 29 दिन का समय लगता है, और ये कितने में संपन्न होता है? 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। तो इस तरह से ये आंतरिक चक्र की क्रिया क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें अपन देखते हैं कि एक जो मादा प्राइमेट्स में इस चक्र की जो क्रियाएं होती है, तो उनमें कितने, एक मादा अपने जीवन काल में लगभग कितने अंडाणुओं का मोचन करती है? तो आपको पता होगा कि एक जो मादा होती है, स्त्री होती है, वो अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडाणुओं का मोचन करती है। कितने अंडाणुओं का मोचन करती है? 400 अंडाणुओं का मोचन करती है। ठीक है, इसके पश्चात ये क्रिया क्या हो जाती है? 40 या 50 वर्ष की आयु के पश्चात बंद हो गई, तो उसको अपन ने क्या कहा? मोनोपॉज या रजोनिवर्ती कहा। तो रजोदर्शन से रजोनिवर्ती का जो बीच का काल था, वो जन्म, कौन सा काल कहलाता है? स्त्रियों का जनन काल कहलाता है। आपको पता होगा कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है, वो तो आजीवन चलती है, सॉरी, शुक्र जनन की प्रक्रिया आजीवन चलती है, लेकिन अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो एक निश्चित समय तक ही चलती है। तो एक निश्चित समय कौन सा था? किशोरावस्था से लेकर 40 या 50 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इसी का जो बीच का काल था, वो कौन सा काल था? प्रजनन काल था। तो एक मादा जीवन काल में लगभग कितने, फिक्स मान नहीं है, लगभग 400 अंडाणुओं का क्या करती है? मोचन करती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने पढ़ा था जैसे कि आंतरिक चक्र क्या था, उसके पश्चात अगला टॉपिक होगा अपना फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन। निषेचन क्या होता है, किसे कहते हैं निषेचन? तो निषेचन कहा जाता है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। किसे कहेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन की क्रिया प्राणियों में मुख्यतः 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन की क्रिया कैसे होती है? तो अपन देखते हैं कि बाह्य निषेचन के अंदर क्या होगा। हेलो, हाँ, तो काल हम भारतीय क्लास लेवा बोले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि आंतरिक चक्र क्या होता है, आज अपन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन कहा जाता है नर व मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जाइगोट जो बनता है, वही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया मुख्यतः प्राणियों में 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहा जाता है? बाह्य निषेचन कहा जाता है कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम में संपन्न होती है, उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं फिशेस, मछलियां हैं, एम्फीबिया है, जैसे मेंढक वगैरह है। ठीक है, इनमें निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? बाह्य माध्यम जल में होती है। तो बाह्य माध्यम जल में निषेचन की क्रिया संपन्न होने के कारण से इसको कौन सा निषेचन कहा जाएगा? बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन, निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है, उसे कौन सा निषेचन कहा जाएगा? आंतरिक निषेचन कहा जाएगा। तो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मानव में जनन पढ़ रहे हैं। तो मानव के अंदर कौन सा निषेचन होगा? आंतरिक निषेचन होगा।
तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव में सामान्यतः निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो फैलोपियन नलिकाओं में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन नलिकाओं में। अब निषेचन की क्रिया जो होती है उसमें निषेचन की क्रिया 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। कैसे? सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, दूसरा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना, वल्कुटीय विक्रिया और पराग केंद्रों का क्या होता है? संलयन। और इन चारों प्रावस्थाओं में लास्ट में जाकर किसका निर्माण होता है? जाइगोट युग्मज का निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं कि अंडाशय द्वारा जो मोचित अंडाणु था, तो अंडाशय द्वारा जो मोचित द्वितीयक अंडाणु होता है, ये द्वितीयक अंडाणु जिसके बाहर की ओर किसका आवरण पाया जाता है? कोरोना रेडिएटा का आवरण पाया जाता है। इसके अंदर की ओर जोना प्लेसिडा का आवरण होता है, जो कोशिका द्रव्य को क्या करते हैं? गहरे हुए रहते हैं। अब इस निषेचन प्रक्रिया के अंदर होता क्या है कि जब नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादा योनि में जब शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो इसमें एक सीमन के अंदर लगभग शुक्र सेचन की जो मात्रा होती है वो लगभग 3 से 5 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 5 मिलीलीटर। तो शुक्र सेचन की क्रिया में मादा योनि में लगभग 3 से लेकर 5 मिलीलीटर शुक्राणु का क्या किया जाता है? सेचन किया जाता है। इस शुक्र सेचन की क्रिया में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने शुक्राणु पाए जाते हैं? 400 मिलियन शुक्राणु का सेचन किया जाता है। और इन 400 मिलियन शुक्राणुओं में से लगभग 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक यानी अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। अब सोचिए कि सीमन के अंदर कितने हैं शुक्र? 3 से लेकर 5 मिलीलीटर है कुल मात्रा इसकी, जिसमें शुक्राणु की संख्या कितनी है? लगभग 400 मिलियन है। लेकिन इन 400 मिलियन में से केवल कितने शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाते हैं? 100 शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन यह है कि जो सीमन के अंदर जो शुक्राणु मादा योनि में छोड़े गए थे वो शुक्राणु क्या होते हैं कि गर्भाशय का जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। तो गर्भाशय के अम्लीय गर्भनाल के जो अम्लीय माध्यम के कारण से शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एपिथेलियम जो गर्भाशय की एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती है, तो गर्भाशय की एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करती है कि इन शुक्राणु का भक्षण कर जाती है। तो एपिथेलियम कोशिकाएं, क्वेश्चन आता है गर्भाशय कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु का भक्षण करता है? तो कौन सी कोशिकाएं? एपिथेलियम कोशिकाएं इनका भक्षण करती है। ठीक है, तो एक तो इनका अम्लीय माध्यम होने के यानी गर्भाशय नाल का अम्लीय माध्यम होने के कारण से शुक्राणु नष्ट होते हैं और एपिथेलियम कोशिकाओं का भक्षण के कारण से शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से 400 मिलियन में से केवल और केवल 100 शुक्राणु ही कहां तक पहुंच पाते हैं? अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। जो ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं, तो पहला टॉपिक अपना है शुक्राणु का अंडाणु में तक पहुंचना। जो ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं तो अब इन शुक्राणु का अंडाणु में पहुंचने के पश्चात ये क्या करते हैं सेकंड प्रोसेस में कि शुक्राणु का अंडाणु में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो शुक्राणु अंडाणु में कैसे प्रवेश करता है? तो जो ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो आपको पता होगा कि शुक्राणु की संरचना में अपन ने पढ़ा था कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग एक टोपीनुमा संरचना से बना होता है। इस टोपीनुमा संरचना के अंदर जो इसको अपन क्या करते हैं? एक्रोसोम या अग्रपिंड कहते हैं। तो इस एक्रोसोम या अग्रपिंडक भाग के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करता है कि इस अंडाणु की कोशिका भित्ति को गलाता है। तो इस अंडाणु की कोशिका भित्ति को गलाएगा और अंडाणु की कोशिका भित्ति को गलाकर यह क्या करता है कि शुक्राणु किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जो ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो आपको पता होगा कि इससे पहले कि शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर रहा है या अदर जाति, क्योंकि ये अपनी जाति के अंडाणु को निषेचित करेगा तो इस प्रक्रिया को शुक्राणु का अंडाणु को जो सेचन कर रहा है जो निषेचित कर रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु का योगार्थन। तो योगार्थन किसे कहेंगे कि शुक्राणु का अंडाणु को भेदने के लिए परिपक्व होना ही क्या कहलाता है? इसका योगार्थन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अब जो ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश किया तो अंडाणु के अंदर जो
वल्कुटी भाग है, इसमें एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव होता है और एक विशेष प्रकार की वेटलाइन झिल्ली का निर्माण करती है। और ये झिल्ली क्या करती है कि एक शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात दूसरे शुक्राणु को प्रवेश करने से क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, रोकती है। तो एक शुक्राणु प्रवेश करने के पश्चात इसमें दूसरा शुक्राणु क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। इसके पश्चात जो ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात कुछ वल्कुटी क्रियाएं संपन्न होती है। तो इन वल्कुटी क्रियाओं में क्या होता है कि इन वल्कुटी क्रियाओं में कुछ उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। तो इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है, तो अपन देखते हैं कि इन उपापचयी क्रियाओं में अंडे की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडे की सतह पर, अंडाणु की सतह पर, अंडाणु की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण हो गया। अब ये निषेचन शंकु मैंने आपको पहले बता दिया था कि वेटलाइन झिल्ली का निर्माण होता है और ये वेटलाइन झिल्ली क्या करती है कि दूसरे अंडाणु को दूसरे शुक्राणु को प्रवेश करने से क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, रोकने में सहायक होती है। ठीक है, तो पर्णनिषेचन शंकु का निर्माण कर दिया और पर्णनिषेचन शंकु का निर्माण किया तो इसमें दूसरी कार्य क्या करती है, इसमें वेटलाइन झिल्ली का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर गति प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है, कोशिका द्रव्य में गति प्रारंभ हो जाएगी। और कोशिका द्रव्य में गति प्रारंभ होने के पश्चात अगली क्रिया कौन सी होती है कि जो ही कोशिका द्रव्य की गति प्रारंभ होती है तो प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की क्या बढ़ जाएगी, पारगम्यता बढ़ जाएगी। इसके अलावा और कौन सा परिवर्तन होता है, इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। किसकी दर बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ेगी और समसूत्री विभाजन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्रिया होती है ये कौन सी अभिक्रिया के अंदर सम्मिलित किया गया, इनको वल्कुटी अभिक्रियाओं में। ठीक है, अब उसके पश्चात शुक्राणु और अंडाणु जो ही क्या हो गए, अंदर प्रवेश कर गए। तो अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के प्राग केंद्रों का क्या होता है, संलयन होता है। तो जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो शुक्राणु 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। कितने डिग्री के कोण पर घूम जाएगा, 180 डिग्री के कोण पे घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ अंडाणु के अंदर शुक्राणु का कौन सा भाग प्रवेश करता है, सिर्फ अग्रभाग और मध्य भाग। ठीक है, तो अग्र और मध्य भाग जब इसमें प्रवेश करता है, क्योंकि मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब मध्य भाग में पाया जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऊर्जा के रूप, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय। तो शुक्राणु को एनर्जी कौन प्रदान करेगा, मध्य भाग, तो मध्य भाग प्रवेश करेगा। इसके साथ साथ शुक्राणु का जो तारक कार्य है वो कोशिका विभाजन की क्रिया को क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ही दोनों प्राग केंद्रों का संलयन हुआ और संलयन होते निर्माण किसका हो जाता है, युग्मनज का हो जाता है। और युग्मनज किसी भी जीव के शरीर की जो प्रथम कोशिका होती है वो कौन होता है, युग्मनज होता है। और युग्मनज में समसूत्री विभाजन प्रारंभ होने के पश्चात कौन सी प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, सहग्रहणीय कंडीशन प्रारंभ हो जाती है। अब निषेचन हो गया, तो निषेचन की क्रिया में फिर अपन देखते हैं कि निषेचन का महत्व क्या है, क्या महत्व है, प्राणी में निषेचन क्यों होना चाहिए। तो निषेचन का महत्व है, तो इस तरह से निषेचन का